हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम जाधव, केमिस्ट्री फैकल्टी ई इंस्पायर एकेडमी आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने GOC2 मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के मेजर कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं समझ लिए थे। वो कॉन्सेप्ट्स मैंने वहाँ पर स्किप करवाए हैं जो कि आपके लिए 5 to 6% इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। वहाँ से वो टॉपिक्स या वो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको छुड़वा दिया। बाकी आपको मेजर टॉपिक्स जितने थे वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। तो अब मतलब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से GOC2 और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसके क्वेश्चन हमने GOC1 के MCQ के टाइम नहीं किए थे, किस तरह से किए जाएंगे। और दोस्तों, आई एम डैम श्योर यदि आप थ्योरी पहले पढ़ के बैठे हैं तो यू विल अश्योरली मेक दिस MCQs राइट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीट का क्वेश्चन। ओके, नीट का क्वेश्चन है, क्या है वो देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है भैया, केटाइनिक चार्ज होता है, इतना तो हमें पता है। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज? नो। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज? जनरली न्यूट्रल स्पीशीज नहीं होते भैया, जनरली तो वो केटाइनिक स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, मतलब वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, केटाइनिक भी हो सकते हैं, पर जनरली केटाइनिक होते हैं, है ना। लास्ट, इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये फर्स्ट और ये तो हो नहीं सकते। कंफ्यूजन है हमारा सेकंड और थर्ड में, तो मैं भी वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको कि थर्ड वाले में ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ है। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। यस, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है, तो भैया CH3 नेगेटिव होगा नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, वाटर का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, ए कार्बीन, ये तो मैंने सीधा क्वेश्चन है यार, मैंने सीधे बताया था आपको कि कार्बीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसी के साथ साथ नाइट्रीन भी बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना, जब मैंने कंप्लीट करवाया था। अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, लास्ट टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट ही टॉपिक था लास्ट लेक्चर का, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और मैंने बोला था न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। ओके, मतलब हम इन सभी का बेसिक कैरेक्टर देखना चाहेंगे, पर यार दोस्तों बेसिक कैरेक्टर से पहले हमें इनका एसिडिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा। रीज़न, यदि हमने एसिडिक कैरेक्टर निकाल लिया तो एसिडिक कैरेक्टर निकालने के बाद हम इनको ऑर्डर में जमा लेंगे इनके कॉन्जुगेट बेस के बेसिक कैरेक्टर में, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है उनके कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर। तो यदि मैं देखूं CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको यदि मैं ऐसे कर दूं, है ना, क्योंकि मैंने H लगा के उसको एसिड बना दिया। फिर मैं लगा दूं CH3OH, फिर मैं लगा दूं HCN, सभी मैं H लगाते जाता हूँ, है ना। फिर मैंने लगा दिया CH3 और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है ना, और बेंजीन रिंग बना के, है ना, बेंजीन रिंग बना के और यहाँ पर ऐड कर दिया आपका SO3H। अब प्लीज़ आपको यहाँ पर एक सीखने वाली बात और मिलेगी, सल्फोनिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, है ना। तो इनमें से सल्फोनिक एसिड ग्रुप सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो D, है ना। उसके बाद यदि हम आ जाएँ एसिड में तो A मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद हम आ जाएँ HCN मतलब C, और फिर आ जाएगा B। ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हुआ, ये तो एसिडिक हुआ। लास्ट लेक्चर में बताए अनुसार यदि मैं कहूँ तो एसिडिक कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है उनके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियोफाइल। तो आंसर होना चाहिए BCAD, क्योंकि उल्टा होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, BCAD। कोई ऑप्शन है? A भी नहीं है, B भी नहीं, C भी, हाँ D दिख रहा है, BCAD। एम्स का क्वेश्चन है, कितना ईजिली हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है नीट फेज़ 1 का, है ना। नीट फेज़ 1 में सबसे पहले क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, A, B, C रिएक्शन दे रखी है, और यदि मैं ऑप्शंस में देखूं करेक्ट पूछा है ना, और अगला में देखूं क्या क्या दिया गया है, एलिमिनेशन के बारे में जिक्र किया गया है, सब्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र किया गया है, एडिशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन किस क्राइटेरिया की है। पहली रिएक्शन में जो बेसिक मॉलिक्यूल हैं, जो मेन मॉलिक्यूल है, उसमें से एक मॉलिक्यूल हट चुका है, Br भी हट गया और एक हाइड्रोजन भी हट गया, मतलब यार यहाँ तो एलिमिनेशन हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया। इस वाले में इस बेसिक मॉलिक्यूल का ब्रोमीन हट के OH लग गया, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया। और थर्ड वाले में यदि देखें तो ये डबल बॉन्ड की जगह 2 ब्रोमीन आ चुके हैं और दोनों ऐड हो गए, मतलब ये एडिशन हो गया। A इज़ एलिमिनेशन, B इज़ सब्स्टिट्यूशन, C इज़ एडिशन।
कौन सा ऑप्शन है? डी, हाँ डी। ए एलिमिनेशन, बी सब्स्टिट्यूशन, सी एडिशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर AIPMT का है। ओके, AIPMT द रेडिकल, ये पूरा रेडिकल बताया हुआ है आपको। एरोमेटिक, बिकॉज यार एरोमेटिक वर्ड का यूज़ किया, मतलब मुझे तो एरोमेटिक के बारे में इतना पता है, हकल्स रूल से इतना पता है कि वहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड जो होने चाहिए वो ऑड होने चाहिए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो इवन होने चाहिए, क्योंकि भैया बॉन्ड ऑड है और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि इवन हो गया है ना, तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इनका नंबर इवन होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर सी और डी में से ही कुछ हो सकता है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, पर यार एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो एक ही ऑर्बिटल में लाई करेगा, तो ऑर्बिटल्स का नंबर भी उतना होना चाहिए जितना कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6p ऑर्बिटल्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट असर्शन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। पहले तो हमें इसका IUPAC नाम लिखना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी दोस्तों, है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका C डबल बॉन्ड C, CH3 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 और CH3, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 और 3 पर ये लगा हुआ है 2 मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल और ये पूरा चेन बन गया, तो ब्यूटूइन सेकंड नंबर पे इन लगा हुआ है। स्टेबल देन ब्यूटूइन, है ना, तो ब्यूटूइन तो सिंपल हो जाएगा, ये आपका ब्यूटूइन हो जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि ये स्टेबल है इसकी कंपैरिजन में, बात तो सही है, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, भैया यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, यहाँ पर देखो 12 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो चलो स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन। रीज़न देखते हैं। 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न फॉर दिस। नहीं यार, यहाँ तो मुझे लगता है 12 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही स्ट्रक्चर्स, इवन एक ज़्यादा ही होती है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मिला के, और ब्यूटूइन हैज़ 12, बिल्कुल गलत, तो मतलब सी आंसर। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड था और एल्कीन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड था। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, तो भैया हम देखें यदि आयंस की बात, तो यहाँ तो मुझे सारे कार्बोकेटाइन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स अलग कर लिए, ये फैक्टर्स हमने अलग कर लिए, मतलब ये स्ट्रक्चर कंफर्म है कि वो उस तीनों मॉलिक्यूल्स में, तो उनके बेसिस पे आपको कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना है। अब बचते हैं CH3 प्लस आई, ये वाला ग्रुप लगाएगा माइनस आई, और ये वाला जो है इसके पास है लोन पेयर्स। तो याद करिए मैंने बताया था कि जब एक ऐसा एटम जो कि केटायन चार्ज रखता है वो एक ऐसे एटम से जिसके पास लोन पेयर हो जुड़ जाए, तो वो जो लोन पेयर रखने वाला एटम है अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है उस एटम को, जिससे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, और इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस, मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, है ना। तो भैया कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी आपको बता ही दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम प्लस आई के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई माइनस एम के, और रेजोनेंस तो अलग ही लेवल पे उसको स्टेबल कर देगा। तो सेकंड शुड बी मोस्ट स्टेबल, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट क्योंकि उसमें प्लस आई लग रहा है, और लास्ट में आ जाएगा थर्ड क्योंकि उसमें माइनस आई लग रहा है। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड आ गया बी आंसर। एम्स का क्वेश्चन कितना इजीली हो गया, सारे कंसेप्ट पे मैंने आपको पहले ही रिवाइज करवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे असर्शन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ब्रॉट इनटू प्ले ओनली द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएजेंट। बिल्कुल सही है भैया, रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कि रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। टेम्परेरी इफेक्ट बिल्कुल सही, इन विच द बॉन्ड पेयर इज शिफ्टेड टू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, बिल्कुल सही, एक किसी भी एटम की तरफ वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ, और टेम्परेरी इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ए एम्स का आंसर है। असर्शन रीजन वेरी वेरी इजी। चलो भैया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस नहीं है, पहला स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा यार, CH2 है ना, और यहाँ पर नेगेटिव N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा O, ये ना पहला स्ट्रक्चर हो गया। CH2 नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा हुआ C2H5O नेगेटिव, और चौथा तो उसको वहीं से उठा लेंगे हम देखते करते समय। नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, नेगेटिव सिंगल ट्रिपल मतलब मल्टीपल बॉन्ड रेजोनेंस होगा,
यहाँ मुझे कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। और फोर्थ यदि देखें, है ना, फोर्थ को यदि मैं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो फोर्थ में मैं देखूँ तो नेगेटिव, सिंगल, डबल, है ना, और फिर ये पूरा रिंग में घूम जाएगा, मतलब इसमें भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस नहीं है किसमें? सी में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन उसमें नहीं अप्लाई होती, है ना। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लें आप स्क्रीन को पॉज करके। क्लियर है? अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आएँ तो कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी है, जैसे C6H5, देखें यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, है ना। इसको पहले तो आपको पहला स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है। मैं यदि सारी स्ट्रक्चर्स को देखूँ ना दोस्तों, तो सभी में कॉमन चीज़ है, ये जो रिंग आएगी और सभी पे CH2 पॉजिटिव तो लगना ही है ना। इतना तो हो जाएगा, ठीक है, इतना तो सब पे है। अब यदि मैं बात करूँ सब पे अनकॉमन क्या है, अनकॉमन है पहले में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दूसरे में OCH3 लगा हुआ है, तीसरे में नाइट्रो लगा हुआ है और चौथे में लगा हुआ है NO2, और सभी नहीं, चौथे में लगा हुआ है CH3, है ना। NO2 तो हो गया, CH3, ठीक है, ओके। तो यदि हम बात करें कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि ये सब कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +M+I के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है -I -M के। तो यदि मैं देखूं तो यहाँ तो ज़ीरो इफेक्ट लग रहा है, पर यहाँ लग रहा है +M, यहाँ लग रहा है -M और यहाँ लग रहा है +I। तो आपको ये भी बता चुका हूँ मैं कि M इफेक्ट इज़ मोर एफिशिएंट देन I इफेक्ट। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला होगा 2, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद होगा 4th, क्योंकि उसमें +I लग रहा है, फिर उससे कम होगा 1st, क्योंकि उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि माइनस वाला तो सबसे पीछे चले जाएगा, वो तो उल्टा स्टेबिलिटी को कम करेगा, मतलब आ जाएगा 3rd ऑप्शन। ऐसा कौन सा है? 2 4 1 3, 2 4 1 3 सी वाला ऑप्शन है भैया, इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पूछा है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? तो आप देखिए, पहला नाइट्रो दे रखा है, ठीक ना, दूसरा अमोनिया दे रखा है, और फिर नाइट्रो पॉजिटिव दे रखा है, फिर N2O दे रखा है, और फिर OH नेगेटिव दे रखा है। मेरे हिसाब से आपको मैंने पहले ही इलेक्ट्रोफिलिक क्लासिफिकेशन में बताया था, केटाइनिक स्पीशीज़ आर ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हमारा NO2 पॉजिटिव है, क्योंकि वो केटाइनिक स्पीशीज़ है, और केटाइनिक स्पीशीज़ आर इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, ठीक है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल? अब ध्यान दीजिएगा, वो रेडिकल जो कि क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। पर यदि ऐसी स्ट्रक्चर्स मिली जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में हो रहा है, फिर उनको कंपेयर कैसे करेंगे? सिंपल, डिग्री, प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल, बढ़ते जाता है स्टेबिलिटी, बताया था +I बहुत ज़्यादा होते जाएगा तो रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी, समझ में आया है ना। लास्ट टाइम में बताया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के साथ लेक्चर में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रेडिकल यहाँ बना हुआ है, इस रेडिकल में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि रेजोनेंस भी कर रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, और साथ साथ में वो रेडिकल 3 डिग्री है। इस रेडिकल की बात करें तो वो रेजोनेंस भी नहीं कर रहा है, और वो केवल 1 डिग्री है। इस रेडिकल की बात करें तो कुछ भी नहीं है, ना डिग्री है ना रेजोनेंस है ना। इस रेडिकल की बात करें तो ये सिर्फ कर रहा है रेजोनेंस और 1 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि बात करें तो ये जो है वो रेडिकल जो है वो रेजोनेंस भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे इफेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं हमें स्टेबिलिटी के लिए देखना हो तो? एक तो रेजोनेंस करना चाहिए और उसका डिग्री हाई होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ए आंसर इज़ द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि उसमें जो रेडिकल है वो रेजोनेंस भी कर रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएगा, दूसरा वो 3 डिग्री रेडिकल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पे देखें यदि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज़, तो देख लेते हैं क्या होगा। ये रेजोनेंस करेगा, ये +I लगाएगा, ये रेजोनेंस करेगा, है ना, और यहाँ पर तो +I लगेगा और यहाँ भी +I लगेगा, पर इन तीनों +I में सबसे ज़्यादा +I यहाँ लग रहा है, ठीक है। पर आप पहले फैक्टर में देखो तो रेजोनेंस आ रहा है, और मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए एक तरीका बताया था आपको कि बैंड कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद एरोमेटिसिटी आता है, उसके बाद रेजोनेंस आता है ना, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, और लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर आता है। तो यदि मैं देखूँ कि यहाँ पर बात चल रही है इन दोनों के बीच में, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, तो यदि मैं +I या हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक तरह के इफेक्ट होते हैं, तो ये इनको एलिमिनेट करके मैं रेजोनेंस को प्रायोरिटी दूंगा, आंसर इज़ ए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये पढ़ा था ना ESR, और बताया भी था ESR रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M+I, क्योंकि +M+I मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा -I-M, है ना, तो देख लीजिए, ठीक है। तो देखो पहले केस में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्लोरीन जो होता है वो -I लगाएगा, नाइट्रो जो होता है -M लगाएगा, और मिथाइल जो होगा वो +I लगाएगा, तो ये +I -M -I, है ना, और ये 0। तो सबसे ज़्यादा कौन ESR के लिए रिएक्टिव हुआ? 4th। उसके बाद कौन आया? 1st। उसके बाद आएगा 2nd, है ना, तो 4th, 1st, 2nd और 3rd, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा C। क्लियर है? नेक्स्ट यदि देखें, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विच वन इज़ नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर्स, मतलब ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, और ये बोला गया है कि इनमें से कौन ऐसा एक अलग स्ट्रक्चर है जो कि बाकी 3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं देखूं, शुरू से देखना चालू करता हूं, तो ये मिथाइल है, ये ऑक्सीजन है, ये मिथाइल है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, चलो ठीक है। अगले वाले में क्या हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस करके यहाँ चले गया, बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, ये भी है। और अगले ही एग्जाम्पल में इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये हो गया, देखो नेगेटिव चार्ज ऊपर चले गया, ये डबल बॉन्ड नीचे आ गया, रेजोनेंस हो गया। 3 तो है। इस केस में क्या भैया दिक्कत जा रही है? भैया सीधे सीधे आप ये देखिए मिथाइल ही कम है, पहली चीज़। आगे बात समझ में आपका, सीधे सीधे आपका मिथाइल ही यहाँ पर चले गया, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आपका आंसर 4th होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट रेडिली इन एल्कलाइन मीडियम? देखो ध्यान से देखना, डिहाइड्रेटेड मतलब सबसे पहले हमें OH हटाना पड़ेगा, और जैसे ही OH हटाओगे ना, मतलब डिहाइड्रेटेड मतलब, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, डिहाइड्रेटेड मतलब हमें हटाना है H2O, और H2O हटाने के लिए सबसे पहले मुझे OH हटाना पड़ेगा जो उस कंपाउंड में लगा हुआ है। जैसे ही OH हटाओगे वहाँ पर केटायन बन जाएगा, यहाँ भी, और यहाँ भी केटायन बन जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कौन सा केटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स ऑल। क्लियर? क्योंकि इंटरमीडिएट इज़ मोर स्टेबल, रिएक्टेंट इज़ मोर रिएक्टिव। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, अब ये केटायन हमने इंटरमीडिएट बनाए, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट उतने रिएक्टिव होगा, मतलब उतनी जल्दी डिहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे जो केटायन बनाए, इसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर? भैया ये रेजोनेंस करेगा, सिंगल डबल ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, है ना। यहाँ पे जो ये है केटायन बनेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, है ना, ये केवल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है सी वाले ऑप्शन में। ए वाले ऑप्शन में क्या हुआ? ए वाले ऑप्शन में ये जो कार्बोकेटायन है ये रेजोनेंस करता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, सिंगल डबल के मतलब जो मैंने तरीका बताया था उस हिसाब से, ठीक है। सी वाले एग्जांपल में ये तो रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये सिर्फ 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। थर्ड वाले में यदि देखूँ तो कार्बोकेटायन बन रहा है पर वो रेजोनेंस में नहीं है ऑक्सीजन के साथ, है ना, उल्टा उस पर इस पूरे ग्रुप का -I लग जाएगा, है ना, -I लग जाएगा, और -I लग गया तो वो और स्टेबिलिटी को कम कर देगा, और फिर से इस केटायन के साथ फिर से वही हो रहा है, -I लग रहा है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है यहाँ पर ए है, बिकॉज ए वाले केस में आपका रेजोनेंस भी वो शो कर रहा है, और रेजोनेंस शो कर रहा है तो अपने आप ही स्टेबिलिटी सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे चली जाती है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ द मोस्ट रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला इथॉक्साइड, इथॉक्साइड का मतलब होता है ये। फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड का मतलब होता है, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव इस तरह से लगा सकते हो, ये दोनों एक ही है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का मतलब होता है दोस्तों ये, है ना। आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। आपको ये सारी स्ट्रक्चर बनाना सीखना है ना। ये मैंने आपको कॉमन नेम और यदि कहें जनरल नेम जब मैंने IUPAC से स्टार्ट करवाया था तो बताया था। एन ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड मतलब आ जाएगा, एन ब्यूटॉक्साइड नॉर्मल, मतलब उसमें कोई रिंग वो ब्रांचिंग नहीं हुई इस तरह से। तो मुझे तो यहाँ पर मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस हो ही एक में रहा है भैया फिनॉक्साइड में, फिनॉक्साइड में तो रेजोनेंस हो रहा है, बाकी सब तो एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस कहाँ से होगा। चलो भैया देखते हैं। नेक्स्ट है नीट फेज़ 1 का क्वेश्चन, नीट फेज़ 1 का क्वेश्चन, और आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। द एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज़ मोर स्टेबल। नहीं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फिर से मैं बता दूं आपको, स्टेगर्ड सबसे ज़्यादा होता है, बताया था। स्टेगर्ड के बाद होता है हमारा क्या, स्टेगर्ड के बाद स्क्यू,
फिर आ जाता है पार्शियल एक्लिप्स्ड और फिर आ जाता है एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो एक्लिप्स तो नहीं होगा। द स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज नो टॉर्शन स्ट्रेन, बिल्कुल सही है। द स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इथेन इज लेस स्टेबल, ये तो गलत है तीसरा। द एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल, नहीं, ये चौथा भी गलत है। सबसे सही जो है वो बी ही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेगर्ड को मोर स्टेबल बताया जा रहा है इथेन का स्टेबल फॉर्म, है ना, और टॉर्शन उसमें कम होता है। ये मैं रिपल्शन वाली थ्योरी से आपको बता चुका हूँ। आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एन ब्यूटेन, मैंने आपको बताया था सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होने चाहिए, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि वो स्टैगर्ड हो जाएगा। और ये कंडीशन में चारों पर नज़र घुमाऊँ तो मुझे बी में दिखती है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, बिल्कुल ऑपोजिट साइड, स्टैगर्ड विद द मोस्ट स्टेबल, रिपल्शन सबसे कम होगा। क्वेश्चन है AIPMT का, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हैलाइड कॉम्पोनेंट ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप इसलिए कर देंगे क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। अगले ऑर्गेनिक लेक्चर्स में मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से रूबरू करवाऊंगा, तो शायद इसको आप कर पाएंगे अच्छे से। अभी मैं बता भी दूंगा जल्दबाजी में तो कुछ नहीं होगा, है ना। इसको अपन इस भी स्किप कर देते हैं क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट से है। चलो नेक्स्ट, in which of the following molecules all atoms are coplanar। कोप्लानर का मतलब मैंने आपको बताया था सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों, सारे sp2 मतलब प्लेनर, sp और या कोप्लानर, sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल, मतलब वो प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसमें भी सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो है ये sp है, ये sp है, ये तो प्लानर है, ये भी sp2 है, ये sp2 फिर भी प्लानर है, पर ये sp3 आ गया ना यार, तो ये गलत हो गया, ये भी नहीं आ सकता। अब आंसर तो हमें समझ में आ गया कि 3 नहीं है, मतलब चौथा तो होगा, पर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के सारे कार्बन आप देखोगे, निकालने जाओगे तो सारे sp2 हैं, क्योंकि सारे कोप्लानर हैं, है ना। यहाँ से आंसर इज ए। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों ऊपर वाला जो क्वेश्चन था नीट फेज 2 में आया था, ये क्वेश्चन भी नीट फेज 2 का है। देखिए, इन पायरोल, ये मैंने पायरोल बताया था आपको, बेसिक कैरेक्टर जब डिस्कस किया था किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मैक्सिमम ऑन, किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है? तो सिंपल, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है जब वो रेजोनेंस करेगा तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा? सेकेंड वाले कार्बन पर जाएगा, 5वें वाले कार्बन पे जा सकता है, क्योंकि दोनों और उसकी जो फ्री मूवमेंट हो सकती है। पायरोल ऐसा होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पायरोल ऐसा होता है, ठीक है ना। अब यदि यहाँ का लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा या ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट, दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सकता है। तो भैया यहाँ वाला जो कार्बन है और यहाँ वाला जो कार्बन है, इन पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, तो मतलब सेकेंड और फिफ्थ। आंसर इज डी। क्लियर है। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड वन दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रेट, नाइट्रो ग्रुप आएगा और सब्सटीट्यूट करेगा। बेंजोइक एसिड, इनका कहना है बेंजोइक एसिड। सेकेंड है नाइट्रोबेंजीन, इनका कहना है नाइट्रोबेंजीन होगा क्या। थर्ड इनका कहना है टोलुइन, टोलुइन होगा क्या, है ना। या चौथा इनका कहना है बेंजीन। तो दोस्तों फिर से आप दिमाग लगा लीजिए अपना जल्दी से कि ESR की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +m + I के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -m - I के। तो इनमें से कौन सा ग्रुप जो होता है वो प्लस इफेक्ट लगा रहा है? ऑब्वियसली CH3, टोलुइन, है ना। तो टोलुइन जो होगा वो रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ कुछ जगह पर आपको ऐसा पता चलेगा, कुछ कुछ नए स्टूडेंट्स हैं कि भैया बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो ये आप स्ट्रक्चर्स नोट डाउन करें। ये बेंजोइक एसिड है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये टोलुइन है। तो इस तरह से आपको याद करना है, इन चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लें, लिख लें और याद कर लें। अमोंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, ये तो सिंपली बता सकते हैं कि जिस रिंग में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स हैं वहाँ पर, तो यहाँ है पाई बॉन्ड्स, बिल्कुल। यहाँ पर तो यार इवन है, यहाँ भी इवन है। यहाँ यदि इस चार्ज को मैं रेजोनेंस में ले जाऊँ तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो काउंट होंगे। तो यदि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए और यहाँ के 2, तो 2 2 4, मतलब 2 पाई बॉन्ड, मतलब ये भी इवन है। तो ऑड तो एक ही में आ रहा है, वो ए में है, और ए इज़ द एरोमेटिक, मतलब ए एरोमेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। वही ESR बता सकते हैं। OH जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब +m लगाएगा। क्लोरीन जो है वो -I लगाएगा। OH
सीधे नहीं जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, दैट्स वाई ये माइनस आई लगाएगा। यदि वो सीधे जुड़ा होता तो प्लस एम लगाता, नाइट्रो माइनस एम लगाएगा। मुझे तो अभी तक चारों में से एक ही दिखता है जो प्लस इफेक्ट लगा रहा है, वो है ए। क्लियर है? मतलब समझिए वो बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। हाँ, आपके दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है कि क्लोरीन जो है सर, ये तो इसके पास भी तो 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ध्यान से रखिएगा, जब हैलोजन 2 टाइप के इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम भी माइनस आई भी, पर ध्यान रखिएगा प्लस एम केवल तब शो करेगा जब हैलोजन का कंपेयर हैलोजन से हो, और माइनस आई तब शो करेगा जब हैलोजन का कंपेयर अदर ग्रुप्स के साथ हो। और मुझे तो लगता है कि अभी फ़िलहाल हैलोजन का कंपैरिजन दूसरे अदर ग्रुप्स के साथ है, कहीं नाइट्रो है, कहीं हाइड्रोक्सी है, कहीं फिर हाइड्रोक्सी और कहीं क्लोरीन है। तो अदर ग्रुप के साथ माइनस आई हैलोजन्स के साथ कंपेयर होता तो प्लस एम लगाता। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एरोमेटिक? फिर से वही पूछ लिया यार, एरोमेटिक। तो यार मुझे ये देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर साइक्लिक है, प्लानर है। पर यहाँ से फर्स्ट वाले में देखूँ तो यदि तीखी नज़र है आपके देखने में, बिल्कुल झट से पहुँच जाते हो बिल्कुल उसी पॉइंट पे, तो ये कार्बन sp3 है, मतलब ये नॉन प्लानर है। इस स्ट्रक्चर में दोनों कार्बन नॉन प्लानर है, इस स्ट्रक्चर में ये नॉन प्लानर है ना। और यदि मैं सी स्ट्रक्चर को देखूँ तो सारे कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, मतलब सारे के सारे प्लानर हैं। और मुझे चाहिए साइक्लिक प्लानर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने वेरियस क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं आपसे अलग अलग एग्ज़ाम में, इसमें से मेनली मैंने एम्स, बहुत ज़्यादा एम्स और नीट पे एम्फेसाइज़ किया है, और आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म से आने वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन करवाए। मैं उनको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, है ना। और इस तरह से आपका नीचे जाते जाते आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर आपकी एंडिंग होती है आपके चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि GOC पूरा, GOC 1, GOC 2 बहुत अच्छे से कर लें। आई एम डैम श्योर आपको 7 से 8 क्वेश्चन सीधे सॉल्व होंगे GOC के कंसेप्ट से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, है ना। और अगले लेक्चर में मिलते हैं हम किसी अदर टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।